नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में सियासी फाइट पर चर्चा करेंगे। आपने कहावत सुनी होगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कई बार नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़ी बातें बोल जाते हैं और नेताओं के वही बोल पार्टी के लिए ढोल बजा देते हैं। आज हम ऐसे बोल, उस बोल पर बजी सियासी ढोल के निष्कर्ष के बारे में आपको बताएंगे, यानी कहां बात बन गई, कहां बात फंस गई। बीजेपी में खटपट खत्म, मिशन 300 प्लस की कसम। अमरिंदर वर्सेस सिद्धू में कैसे होगा सीज फायर? गहलोत सरकार पर फिर संकट के बादल। पीके और पवार का सियासी एजेंडा क्या? सियासत में नरम गरम किस्सा कुर्सी का। सियासत में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक सेल्फ गोल करने वाला और दूसरा मौके पर चौका मारते हुए अपने फायदे का सियासी गोल मारने वाले होते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा ही हुआ। पहले बोले योगी आदित्यनाथ का चेहरा अभी तय नहीं है। एक मुलाकात हुई, बात हुई तो पूरी लाइन बदल गई। सबसे पहले 2022 को लेकर बीजेपी के 300 के पार वाले प्लान की पूरी रिपोर्ट। बन गई बात मीटिंग पर मीटिंग, दिल्ली दरबार तक योगी की पेशी और फिर इसी छोटी सी मुलाकात पे सियासी तूफान थम गया। मंगलवार को मुलाकात हुई और बुधवार को सब कुछ अच्छा हो गया। योगी का चेहरा भी कूल और उनके चेहरे पर मिशन 300 प्लस का प्लान भी। अभी तो सब एक ही लक्ष्य, एक ही योजना, एक ही कार्यक्रम कि हम 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी एक साथ मिलकर के लड़े, तब भी 300 से अधिक सीटें जीत करके भाजपा फिर से अपनी 2017 के विजय को दोहरावे। सियासत में इसी को कहते हैं सटीक दाव। बात भी रख दी और बात बन भी गई। इसकी संपूर्ण व्याख्या खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सुनिए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बदलाव की भी गुंजाइश है, या फिर जैसा कहा गया है, अरुण सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे? देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं, तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा करने का कोई विषय नहीं। चेहरा कौन होगा, इस विवाद पर विराम लगा दिया। यू टर्न मारते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी के नाम पर मुहर लगा दी तो प्रश्न का क्या काम? लेकिन ये प्रश्न भी बीजेपी के अंदर से उठे थे। पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा यूपी के चुनाव में? उधर अखिलेश हैं, उधर मायावती हैं, आपका कौन होगा? योगी जी स्वाभाविक नेचुरल फेस है या कुछ ऊपर से आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी, वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। अब मान लेना चाहिए कि सब कुछ सेट हो गया। मिशन और विजन दोनों। चेहरा योगी का होगा और चुनावी बिसात पर दिमाग अमित शाह का। बीजेपी के अंदर सब ठीक है, लेकिन बाहर चुनौतियों का अंबार है। मीटिंग पर मीटिंग का दौर जारी है। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहां पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है और हमारे मुख्यमंत्री हैं।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का टारगेट 300 यानी 2017 की हिस्ट्री को रिपीट करना होगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास को देखें तो जब जब बीजेपी ने चुनाव से पहले चेहरा प्रोजेक्ट किया तो परिणाम पक्ष में नहीं आए, यानी योगी के चेहरे की बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। साल 2017 में बिना चेहरे पर चुनाव लड़ा 312 सीटें जीती। साल 2012 में उमा भारती अघोषित उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 47 सीट जीती। साल 2007 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा, सिर्फ 51 सीट खाते में आई। साल 2002 में राजनाथ सिंह का चेहरा था तो बीजेपी 88 सीट जीत सकी। साल 1996 में कल्याण सिंह का चेहरा सामने रखा गया, बीजेपी ने 174 सीटें जीती। साल 1991 में कोई चेहरा नहीं था, बीजेपी ने 221 सीटें जीती थी। साल 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा थे, सिर्फ 61 सीटें जीती। साल 2017 में बीजेपी ने 312 सीट जीतकर इतिहास रचा था। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी को वैसा ही प्रदर्शन दोहराना होगा। बीजेपी के पक्ष में एक बात जाती है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में संगठन का प्रबंधन जबरदस्त है, पर दूसरी लहर के दौरान कोविड मैनेजमेंट को लेकर लोगों में गुस्सा है। अगर आप यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। साल 1985 में 16 सीटें जीती, जबकि वोट शेयर था 9.83%। साल 1989 में 57 सीटों पर विजय प्राप्त की, वोट शेयर रहा 11.61%। साल 1991 में राम मंदिर मूवमेंट का असर चुनाव में दिखा, बीजेपी ने 221 सीटें जीती और वोट शेयर था 31.45। साल 1993 में बीजेपी का वोट शेयर रहा 33.30%, जबकि सीटें जीती 177। साल 1996 में बीजेपी ने 174 सीटें जीती और वोट शेयर रहा 32.52%। 2022 में टक्कर बड़ी और सीधी होगी, ये बात बीजेपी भी जानती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों ने टेंशन बढ़ा दी है। बड़े पैमाने पर बेईमानी की कोशिश की गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से दबाव बनाने का काम किया। पूरी पुलिस लगी रही कि विपक्षी लोग कैसे हारे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी जगह जगह जीते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने एक बार फिर मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। 2022 में 300 प्लस के लक्ष्य को पाने की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि इस राह में बीजेपी के रोड़े ही रोड़े हैं। आज तक ब्यूरो। कितने रोड़े हैं इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर की खटपट तो खत्म हुई, लेकिन एक सलाह पार्टी को बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको जरा सुनाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं कि निषाद पार्टी के चीफ ने ऐसी कौन सी सलाह दे दी है जिसकी वजह से बीजेपी की सांसें फूल रही हैं। इस सलाह के पीछे का खेल भी समझिए। तू ही तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में है न दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई, दिल की बात जुबां पर आ गई। मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। बीजेपी में घर वाले और बाहर वाले, कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है। अभी बीजेपी के अंदर पर्दे के पीछे चल रही रस्साकशी के खत्म होने की खबर आई ही थी, तभी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने दिल की बात जुबान पर ला दी। अपने सियासी अरमानों का ऐसा इजहार किया कि बीजेपी में नया मंथन शुरू हो गया। तो डॉक्टर निषाद समाज का बेटा मुख्यमंत्री होगा तो उनके लोग भी, उनके आरक्षण लागू हो जाएंगे, उनके लोग भी आ जाएंगे, उनका दर्द दूर हो जाएगा। और निषाद एक ऐसी जाति है कि राम को गले मिलाया शांति आई, तो सभी बिरादरी की शांति आ जाएगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। मुख्यमंत्री छोड़िए, जिसे बनाना चाहे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे। 2022 में एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी। मुफ्त में बीजेपी को संजय निषाद ने बड़ी सलाह दे डाली। कह दिया निषाद समुदाय के हाथों में सत्ता की चाबी है, बस डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान भर करने की देर है। 2022 में सभी विरोधियों का सुपड़ा साफ होना तय है।
मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। मुख्यमंत्री छोड़िए, जिसे बनाना चाहे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे। 2022 में एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी। संजय निषाद ने यूं ही सलाह नहीं दी। अतीत से लेकर आज तक निषाद समुदाय का राम से नाता याद दिलाया। इशारा यही है कि बीजेपी तो आज राम राम कह रही है, लेकिन निषाद समुदाय का भगवान राम से रिश्ता तो त्रेता युग से चला आ रहा है। इधर संजय निषाद ने बीजेपी को सलाह दी और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके अरमान पर पलीता लगा दिया। निषाद पार्टी को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो निषाद पार्टी कहाँ रहेगी? इसलिए उनका वजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर ही निर्भर है। तो क्या निषाद पार्टी चुनावी मौसम में अपना वजन बता रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी ओबीसी के हाथ में है। इसे जाति के आंकड़ों से समझिए। 21% अगड़ी, जिसमें 10% ब्राह्मण और 10% वैश्य, राजपूत और अन्य, करीब 20% मुस्लिम, 20% दलित, 40% पिछड़ी जाति है। 40% में करीब 10% यादव है, 20% में कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, कोयरी, कांची और सैनी है, जबकि 10% में अन्य पिछड़ी जातियां हैं। 40% पिछड़ी जाति के हाथों में उत्तर प्रदेश के सत्ता की कमान है। ये बात निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी समझ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि 160 सीटों पर निषाद जीत और हार तय करता है। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी से सांसद हैं। तो क्या संजय निषाद की सलाह के पीछे सियासी तोलमोल है या फिर कोई और खिचड़ी पक रही है? अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक संजय निषाद अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन उनके दिल की बात कितनी दूर तक असर छोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ख्वाबों में है न दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तो सुना आपने, गाना बड़ा सटीक आपने इस रिपोर्ट में सुना, लेकिन आगे की तस्वीर ये है कि यहाँ पर चुनाव के पहले दिल की बात जुबां पर आ रही है, लेकिन एक राजस्थान का पचड़ा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बातें जो पर्दे के पीछे थी अब खुल्लम खुल्ला सामने आ गई हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई देखिए। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच पर्दे के पीछे चल रही सियासी लड़ाई अब खुली जंग में बदल गई। एक तरफ है गहलोत गुट के विधायक और दूसरी तरफ से पायलट गुट के विधायक। दोनों नेता तो चुप हैं, लेकिन समर्थक विधायक पार्टी लाइन की लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि अब सचिन पायलट को जवाब देने के लिए निर्दलीय विधायकों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं गहलोत। वो आदमी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा पूरे टाइम उनका विरोध करूंगा। ऐसे व्यक्ति का राजस्थान में कोई षड्यंत्र नहीं है उनका। किस बात के लिए मुख्यमंत्री की बात करते हैं? यहाँ पर पहली बार विधानसभा में पहली बार विधायक बने और यहाँ आकर के राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राजस्थान के और लोग मर गए क्या? इतना बड़ा समाज है, गुजर समाज, एक से एक दिग्गज नेता है हमारे पास यहाँ पर। सुना आपने, तलवारें खिंच गई हैं। बात इतनी सी नहीं है। दरअसल गहलोत गुट के निर्दलीय और बीएसपी के एमएलए एक मीटिंग करने वाले थे। मीटिंग से पहले विधायकों में फूट पड़ गई। पहले मीटिंग में बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन अचानक मीटिंग की जगह बदल दी गई और विधायकों को नहीं बुलाया गया। इसी वजह से नया युद्ध छिड़ गया। इसके पीछे भी गहलोत गुट पायलट की भूमिका देख रहा है, यानी अब आर पार है। दरअसल ये सारा झगड़ा शुरू हुआ जब सचिन पायलट गुट ने वादों को पूरा करने की मांग उठाई तो अशोक गहलोत गुट आग बबूला हो गया और तभी से पायलट के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। पायलट के पक्ष में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी तो इसे पायलट को बाहर निकालने की साजिश बता रहे हैं। सरकार बनाई, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, अशोक जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक जैसा मुख्यमंत्री जी के स्वयं के बयान है कि मेरे उनसे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, तो आप समझ लो कैसी सरकार चल रही थी।
देखिए, सचिन पायलट भारी नहीं है, वो भारी नेता है। राजस्थान के और देश की जनता उनको प्यार करती है और उसी का परिणाम है कि 2018 में मेहनत करके उन्हें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनका खुद का क्या स्टैंड है, पहले तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। वो ना तो कांग्रेस के आदमी हैं, ना कांग्रेस में रहे, ना कांग्रेस में रहने वाले हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई का अंत क्या होगा, ये तो किसी को नहीं पता। मगर राजस्थान कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 महीने तक डॉक्टरों की सलाह पर खुद को घर के अंदर बंद कर लिया है, तो सचिन पायलट दौरे कर रहे हैं और पायलट समर्थक पायलट के पक्ष में सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान की मुश्किलें किस तरफ जा रही हैं, तमाम सवाल उस पर खड़े हैं। लेकिन इस बीच आइए अब आपको जरा पंजाब की सैर कराते हैं, क्योंकि पंजाब की भी पूरी कहानी आपने देखी होगी। जंग छिड़ी हुई है कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद अब सीज फायर का वक्त आ गया है। पंजाब में अमरिंदर बनाम सिद्धू की पूरी रिपोर्ट। झगड़ा सुलझ गया या फिर अनसुलझा है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रिश्तों में खटास दूर हुई या दूरी अभी बनी हुई है, इसे आप कुछ पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पॉइंट नंबर 2, विवाद खत्म करने का फाइनल समाधान निकला। पॉइंट नंबर 3, पंजाब में कांग्रेस का चेहरा अमरिंदर सिंह ही होंगे। पॉइंट नंबर 4, कुछ मुद्दों पर कैप्टन और सिद्धू में मतभेद बरकरार। पॉइंट नंबर 5, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी से नाराज कैप्टन। पॉइंट नंबर 6, सिद्धू को नई जिम्मेदारी देने के पक्ष में आला कमान। सिद्धू को दिल्ली बुलाएंगे सर, जैसे कैप्टन साहब से बुला के मिले, सिद्धू को भी बुलाएंगे? मेरा जवाब हाँ है। मैंने उनके सारे बयान मंगाए हैं और बाकी मामला जो है, जो ढांचागत है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 8-10 तारीख तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय आ जाएगा। कांग्रेस ने विवाद सुलझाने के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी है, यानी बीच का रास्ता निकाला जाएगा। वैसे एआईसीसी की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना पक्ष रखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से वापस लौट गए हैं। कैप्टन दिल्ली पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी से बिना मिले हुए। इसे लेकर सियासी कयासबाजी का दौर चल रहा है। विवाद सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सुलह का रास्ता तलाशने के लिए राहुल ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ अहम बैठक की। मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने क्या कहा, सुनिए। उनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई है, परंतु ये कहना कि वायदे पूरे नहीं हुए, वो बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत से वायदे पूरे किए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी के मेंबर भी मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन पार्टी के अंदर का झगड़ा सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। पंजाब की पावर पॉलिटिक्स के पीछे एक वजह और चर्चा में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। प्रताप सिंह बाजवा को राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। पार्टी के अंदर कई मौकों पर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन कर चुकी हैं प्रियंका गांधी, लेकिन ताजा विवाद में कांग्रेस धर्म संकट में है, क्योंकि एक तरफ है पंजाब में पार्टी को शून्य से शिखर पर ले जाने वाला कद्दावर नेता का चेहरा, तो दूसरी तरफ है नामचीन चेहरा। क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन बल्लेबाज रहे सिद्धू का मुकाबला इस बार सियासत के मास्टर ब्लास्टर कैप्टन के साथ है। कांग्रेस के अंपायर्स भी ये जानते हैं कि इस मुकाबले में आउट किसको देना है, लेकिन अगर कप्तानी अमरिंदर की रहेगी तो ये मान के चलिए कि सिद्धू भी अपने हिस्से की तालियां लेकर ही मानेंगे। कैमरा पर्सन अशोक भनोत और आनंद पटेल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में एक तरफ सियासत तगड़ी चल रही है, दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन की खबर तूफान लेकर आया है। दिल्ली के जामिया नगर से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़े गए 2 मौलाना में से एक उमर गौतम का वीडियो सबूत मिल गया है। जी हां, कैसे वो धर्म परिवर्तन कराता था, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भड़काऊ तकरीरें करता था। लेकिन धर्मांतरण का ये रैकेट कोई छोटा मोटा नहीं है।
धर्म परिवर्तन का ये धंधा कितना गंदा है, आज हम आपको उसका पूरा सच दिखाएंगे। धर्म परिवर्तन कराने मौलाना का वीडियो सबूत आज हम लेकर आए हैं, तो ये भी आपको बताएंगे कि इनके टारगेट कौन और कैसे लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन के सबसे बड़े गुरु जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जामिया नगर वाले रैकेट से आखिर कैसे जुड़ रहा है, खुलासा इसका भी होगा। लेकिन पहले बात धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम के उस वीडियो सबूत की, जिसको देखकर और भड़काऊ तकरीरें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसी से समझ में आता है कि कैसे उमर गौतम लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता रहा है। उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। धर्म परिवर्तन का ये धंधा कितना गंदा है। जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से तेल ले दो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। धर्म परिवर्तन के धंधे के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलाना का वीडियो सबूत मिल गया। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। आज धर्म परिवर्तन के इंटरनेशनल लिंक का खुलासा होगा। चलो तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, जो कहोगे जो दूंगा, तो मेरे साथ मुस्लिम में हो जाओ। धर्मांतरण का जहर फैलाकर इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक तो भारत से भाग गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसकी जमात आज भी भारत में उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। जी हाँ, दिल्ली के जामिया नगर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले 2 मौलाना पकड़े गए, तो अब एक से एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और धर्मांतरण के कनेक्शन जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं। कैसे और क्यों, ये आज हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी आलम कासमी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और धर्मांतरण के इन धंधेबाजों पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई भी की है। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आरोपियों की प्रॉपर्टी भी जब्त करने का फरमान सुनाया है। लेकिन धर्मांतरण के ये धंधेबाज छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, बल्कि इनकी कुंडली खंगाली गई तो धर्म परिवर्तन के धंधे के ये मंझे हुए खिलाड़ी निकले। गौतम उर्फ जहांगीर 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है, लेकिन ये कैसे धर्म परिवर्तन कराते थे। उमर गौतम का ये वीडियो सामने आया है। वही उमर गौतम जो पहले श्याम प्रताप सिंह था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद वो धर्मांतरण की तगड़ी तकरीरें भी करने लगा। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। उमर गौतम वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि उसने गोरखपुर में रहने वाले अपने साथी का धर्म परिवर्तन कराया। वो ये भी कहता है कि दीन के पैगाम को दूर दूर तक फैलाना है। अब उसके ब्रेन वॉश करने और धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाने का दूसरा फॉर्मूला सुनिए। कैसे वो कहता है कि शाम से उमर बनने के बाद दुनिया के कई मुल्कों का वो दौरा कर चुका है। अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। वीडियो में ये साफ साफ साबित होता है कि वो धर्म परिवर्तन के धंधे में कितनी गहराई तक उतर चुका है। वो खुद कबूल कर रहा है कि उसे अपने बारे में बताने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है
जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। आपने उमर गौतम का ये वीडियो देखा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। एक वीडियो में उमर गौतम ने खुलासा किया कि दिल्ली के जामिया नगर वाले इस्लामिक दावा सेंटर में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया है। जामिया नगर के इस्लामिक सेंटर से हर महीने औसतन 15 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे। ये जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर यानी IDC का दफ्तर है जहां हम मौजूद हैं। फिलहाल ये दफ्तर बंद किया हुआ है, इसको लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ATS उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है, ये खुलासा किया है उन्होंने कि जो फंडिंग होती थी वो इसी NGO, इसी दफ्तर के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके नाम पे की जा रही थी। उमर गौतम और जहांगीर इसी दफ्तर में बैठा करते थे और यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। उमर गौतम का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली और यूपी तक सीमित नहीं था। बताया जाता है कि भारत में इंग्लैंड, सिंगापुर और पोलैंड तक धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था। धर्मांतरण के धंधे से जुड़े उमर गौतम पर एक और बड़ा खुलासा ये हुआ कि उमर गौतम लखनऊ से संचालित अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का उपाध्यक्ष भी है। उमर गौतम की अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का मलिहाबाद रहमान खेड़ा में स्कूल चल रहा है। CBSE बोर्ड के इस स्कूल में 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का दावा भी किया जाता है। उमर का स्कूल 9000 वर्ग मीटर जमीन पर है। लखनऊ के साथ हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी उमर की संस्था का गर्ल्स स्कूल चल रहा है। लेकिन धर्मांतरण के इस धंधे में उतरे उमर का पर्दाफाश हो चुका है। वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अब पुलिस और जांच एजेंसियां इस धंधे की जड़ तक पहुंचने में लगी हुई हैं। तंसीम हैदर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत, वो केस स्टडी जिन लोगों को उकसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। गुरुग्राम के मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनाया जाता है, कानपुर के आदित्य को कादिर बनाया जाता है। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट का टारगेट है मूक बधिर महिलाएं और गरीब। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यह है दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 117 का DF सोसाइटी स्कूल। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये स्कूल धर्म परिवर्तन के एपिसेंटर से जुड़ा है। नोएडा पुलिस से लेकर UP STF इसकी जांच में सक्रिय हो चुकी है। यहाँ हंगामा कट रहा है। स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उमर गौतम और जहांगीर आलम पर जिन 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है, उनमें 2 बच्चे नोएडा DF सोसाइटी के हैं। ये बच्चे कानपुर और गुरुग्राम के रहने वाले हैं। यहाँ मूक बधिर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। UP ATS ने जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया है उसके 3 टारगेट हैं। धर्मांतरण का टारगेट नंबर 1 मूक बधिर, धर्मांतरण का टारगेट नंबर 2 महिलाएं, धर्मांतरण का टारगेट नंबर 3 गरीब। ये है हरियाणा के गुरुग्राम के बाबूपुर के रहने वाले मन्नू यादव की तस्वीर। लेकिन 19 साल के मन्नू यादव का अब धर्म परिवर्तन हो चुका है। उनका नाम बदलकर अब्दुल मन्नान कर दिया गया। मन्नू यादव को बाकायदा धर्मांतरण का सर्टिफिकेट भी दिया गया। उनके मुताबिक 11 जनवरी 2021 को मन्नू यादव ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मूक बधिर छात्र मन्नू नोएडा की DF सोसाइटी में पढ़ता था। एक व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि उमर गौतम के गुर्गे मोहम्मद आकिब गुप्ता ने मन्नू का धर्म परिवर्तन कराया। मोहम्मद आकिब भी पहले हिंदू था जो अब मुस्लिम बन गया है। मेरा बेटा मन्नू यादव जो कि गूंगा और बहरा है, हम स्कूल में भेज देते, मेरे बच्चों को भेजते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा, अच्छी शिक्षा लेगा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमारा बच्चा स्कूल में गया, स्कूल से आगे नोएडा DF सिक्योरिटी में गया, नोएडा DF सिक्योरिटी से मुसलमानों में गया, मुसलमानों ने जाके वहाँ पे धर्म परिवर्तन कर लिया। बच्चा रुकने के नाम से नहीं, घर से भगने लगा, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा और बोलने लगा, अपनी साइन लैंग्वेज कहने लगे कि मैं आतंकवादी बनूंगा। इसी तरह कानपुर में कई लड़कियों के धर्मांतरण के बाद शहर का एक हिंदू लड़का भी धर्मांतरण के फंदे में फंस गया। आदित्य नाम के लड़के के पिता राकेश गुप्ता ने अपने बेटे के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। कहना है कि आदित्य का धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम कादिर रख दिया गया है। तो शादी बता कर गए, 2 साल शादी में जा रहे हैं। क्या कुछ पैसा आया था उसके लिए?
हाँ, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया था। उसमें कौन सा कागज आपको मिला और उसमें क्या लिखा हुआ? कन्वर्जन सर्टिफिकेट है जो मिला, उसमें हमारे बेटे का नाम बदल करके अब्दुल कादिर कर दिया गया। आदित्य मूक बधिर है। इसी साल मार्च से आदित्य गायब था। पिता के मुताबिक उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से 7,000 रुपए भेजे गए थे। यूपी के गोंडा में एक लड़की सामने आई है जिसका आरोप है कि उसके साथ गैर संप्रदाय के लोगों ने पहले रेप किया, फिर उसे रुपयों की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में, इनकी मुझे इस बिटिया को भेज दो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे जात बिरादर में हो जाओ। तो हम कहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं चलो, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, जो कहोगे जो दूंगा, तो मेरे साथ मुस्लिम में हो जाओ। हैरानी की बात यह है कि जिस उमर गौतम पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लग रहे हैं वो खुद हिंदू से मुस्लिम बना है। उमर गौतम का सच ये है कि वो कभी यूपी के फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के रमवा गांव का श्याम प्रताप सिंह हुआ करता था, जो 1979 में पंतनगर चला गया और 1982 में शादी के बाद दिल्ली आ गया। दिल्ली में ही उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। 6 भाई बहनों में उमर चौथे नंबर का है। ये उमर की शादी कहाँ हुई थी? किसान के साथ। किस सन में शादी हुई थी? ये शायद 82 में 82। इनके ससुर का नाम क्या है? छतपाल सिंह। इनके बच्चे भी हैं उमर के? हाँ, 2 लड़का 1 बिटिया जानकारी है। और पत्नी का क्या नाम है इनकी? पत्नी का राजेश कुमारी। राजेश। ये कहाँ है इस वक्त? सब वही हैं, वहीं इनके लगे। सब दिल्ली में है। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट का खुलासा गाजियाबाद के मंदिर से हुआ। कुछ दिन पहले पुलिस ने विपुल विजयवर्गीय और काशिफ को गिरफ्तार किया। काशिफ हिंदू बनकर मंदिर में गया था। पूछताछ में पता चला कि विपुल हिंदू नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन चुका है और काशिफ उसका साला है। दोनों से और गहरी पूछताछ हुई तो पुलिस उमर और जहांगीर तक पहुंची और धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज खुलासा हुआ। आज तक ब्यूरो। धर्मांतरण रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आने लगा है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण के लिए बाहरी देशों से पैसा आ रहा था। यहां तक कि इस धर्मांतरण रैकेट के तार अब भगोड़े इस्लामी धर्मगुरु जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं। 2 मौलाना, 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप। जी हां, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्मांतरण के तार जाकिर नायक से भी जुड़ रहे हैं। वही जाकिर नायक जो धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और इस वक्त भगोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक जामिया नगर जैसे 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में मौजूद हैं जो धर्म परिवर्तन के धंधे में लगे हैं और इनकी विदेश से फंडिंग हो रही है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर यह है कि इस्लामिक दावा सेंटर यानी IDC के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ट्रांसलेटर मूक बधिर लोगों की जानकारी देता था, जिनको IDC टारगेट कर धर्म परिवर्तन कराता था। परिवर्तन का धंधा है और ये धंधा कहाँ से सुपारी लेके चल रहा है ये भी जानकारी में आ गया है। इस धंधे के जो धर्म परिवर्तन का काम है उसके न संविधान इजाज़त देता है, न सरकार इजाज़त दे सकता है और न समाज इजाज़त देगा। इसलिए जो है वो संविधान, समाज और सरकार दोनों इस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के धंधे के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक IDC का कनेक्शन जाकिर नाइक के सहयोगी डॉक्टर बिलाल फिलिप से जुड़ा है, जो कतर में मौजूद इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में काम करता है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।